2017 में बेस्ट रिसर्च अवार्ड मिला शिकागो में, यूएसए में, एंड यू आर द ओनली इंडियन डॉक्टर टू हैव दिस अवार्ड। कैंसर नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, द फियर कम्स इन, एंड क्या वो डर की वजह से लोग मरते हैं? तो क्या वो डर है जो लोगों को मारता है? जैसे परिवार में किसी के फादर को कैंसर होता है तो एक तरीके से पूरा परिवार दबाव में आ जाता है, पर्टिकुलरली ब्लड कैंसर। तो किसी भी जब शरीर में कोई भी कैंसर की बीमारी होती है तो उनके कुछ लक्षण होते हैं, है ना। वेट लॉस, ड्रास्टिकली वेट लॉस, है ना, अनएक्सप्लेन वेट लॉस जैसे हम कहते हैं। जो लोग टोबैको च्यू करते हैं उनके मुंह में छाले हो रहे हैं, तो अगर वो नहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग। जो लोग स्मोक करते हैं, क्रोनिक कफ होना, तो इस तरह के लक्षण एक्चुअली एक कैंसर का संकेत है। हेयर डाई जो करते हैं अब तो हर कोई कर रहा है, तो क्या हेयर डाई से कैंसर हो सकता है? तो हेयर डाई इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर हैविंग ब्लड कैंसर, यू नो, द लिम्फोमास, एंड अनदर इज द यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, द यूरिन बैग कैंसर, एंड द थर्ड मोस्ट कॉमन इन द फीमेल लाइक ब्रेस्ट कैंसर। हेयर डाई की वजह से। आज का हमारा एपिसोड अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखिए और अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत डीप बातें होने वाली है कैंसर को लेकर। कैंसर सुनते ही डर लगता है ना, पर आज हमारे इस एपिसोड का मकसद ही ये है कि हम कैंसर के डर को ख़त्म करें, आम इंसान के दिल से, दिमाग से कैंसर के डर को ख़त्म करें। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर हेमंत राठौड़, न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन विद एक्सपर्टीज इन पेट स्कैन, सिटी स्कैन, गामा स्पेक्ट स्कैन्स एंड न्यूक्लियर मेडिसिन रिलेटेड थेरेपीज। आज के एपिसोड में हम काफ़ी सारी बातें करेंगे, किस चीज़ से कैंसर हो सकता है, किस चीज़ से नहीं हो सकता, क्या करने से आप कैंसर से बच सकते हो, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी बातें। काफ़ी मीनिंगफुल, काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें होंगी, तो वॉच टिल द एंड। सो टुडे वी हैव डॉक्टर हेमंत राठौड़ ओनली ऑन द वायरल पार्टनरशिप। Welcome, Dr. Hemant Rathod. Welcome to the Viral Partners Show. I'm so glad to have you here, sir. Thank you so much, Nikita, for having me here for this very interactive session on nuclear medicine and cancer management. I am truly honored to be invited here today. Thank you so much, sir. So, sir, world's biggest conference, RSNA की, Radiological Society of Northern America, आपने वहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया है रिगार्डिंग योर एक्सपर्टीज़, एंड आपको 2017 में बेस्ट रिसर्च अवार्ड मिला शिकागो में, यूएसए में, एंड यू आर द ओनली इंडियन डॉक्टर टू हैव दिस अवार्ड। क्या फीलिंग थी जब ये अवार्ड मिला था? क्या एक्सपीरियंस था, क्या जर्नी थी? So I think I was lucky for this award. So in back 2014, when I was doing my पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसे हम MD DNB बोलते हैं, जो एक 3 साल का कोर्स होता है MBBS के बाद, तो हर डॉक्टर का एक रिसर्च प्रोजेक्ट रहता है, एक थीसिस रहता है। तो इन बैक 2014 वी हैव स्टार्टेड अ न्यू ट्रीटमेंट फॉर प्रोस्टेट कैंसर। ऐसे पेशेंट जो कीमोथेरेपी, ऑपरेशन या रेडिएशन के बाद भी जिनमें बीमारी वापस आ गई है, या हार्मोन थेरेपी के बाद भी जिन पेशेंट्स में ये बीमारी वापस से आ गई है, तो ऐसे पेशेंटों के लिए जिनके पास अभी कोई होप नहीं बचा है, इन सब पेशेंट्स के लिए हम लोगों ने एक नया ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, जिसे हम PSMA रेडियोलाइगेंड थेरेपी कहते हैं। सो अंडर द मेंटरशिप लीडरशिप ऑफ माय डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम लेले, आई हैव डन दिस 3-year रिसर्च वर्क ऑन द पेशेंट्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। मुझे लगता है ये अवार्ड मिलने का, see, like everybody do research work in their medical field whenever they pursue their MBBS and PG, MD, DM, MS, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स का केयर बहुत ही पर्सनल तरीके से करता था। आई अप्रोच देम एवरी डे, एवरी नेक्स्ट डे, आई लिसन टू देम। उनको कोई भी तकलीफ़ होती थी इलाज के दौरान, इलाज के बाद, तो मैं उनका हमेशा पर्सनली केयर करता था। और एक बार तो मुझे मालूम है, एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि एक मेरा पेशेंट जो हम लोगों के पास ट्रीटमेंट लेके गया और 15 दिन बाद किसी इन्फेक्शन की वजह से उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो मैं वो पेशेंट को अपना हॉस्पिटल, अपना काम छोड़ के पर्सनली उनके घर गया,
उससे मैंने विज़िट किया, उनका पूरा ट्रीटमेंट चेक किया, फिर आके मैंने अपने बॉस से भी डिस्कस किया। तो यू नो लाइक द पर्सनल अप्रोच, पर्सनल केयर, आई थिंक दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड माई अवार्ड। और मेरा जो ये रिसर्च था, नाउ पीपल आर गेटिंग दिस थेरेपी एवरीवेयर इन इंडिया, इट्स readily available, this PSMA radioligand therapy, it's a very good treatment। जो हड्डियों में भी जाती है ये दवाई, तो हड्डियों में जो बीमारी फैली हुई है ये उसे भी ख़त्म करती है, साथ के साथ शरीर के बाकी हिस्सों में भी ख़त्म करती है। और अच्छी बात यह है कि इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो दैट्स हाउ द जर्नी वाज। सो ग्रेट। ऐसे सच में ऐसे लोगों की ऐसे एक पर्सनल टच देने वाले डॉक्टर्स की हमें सच में ज़रूरत है। देन कमिंग टू कैंसर सर, लाइक दैट्स योर एक्सपर्टीज, न्यूक्लियर मेडिसिन, कैंसर। न्यूक्लियर मेडिसिन जो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज़ होता है। तो एक बेसिक सवाल है सर कि कैंसर जब डिटेक्ट होता है, कैंसर नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, द फियर कम्स इन, एंड क्या वो डर की वजह से लोग मरते हैं? क्योंकि कैंसर सुनते ही लोग सोचते हैं कि अब तो मरना ही है, तो क्या वो डर है जो लोगों को मारता है? हाँ, आपने ये जो बात पूछी है एक्चुअली फियर, तो फियर नॉट अमंग द पेशेंट बल्कि उनके जो रिलेटिव्स रहते हैं, जो उनके केयर टेकर्स रहते हैं। जैसे परिवार में किसी के फादर को कैंसर होता है तो एक तरीके से पूरा परिवार दबाव में आ जाता है, लोग होपलेस हो जाते हैं कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डेफिनेटली fear is one of the biggest factor in the management of cancer, so that comes under the counseling. Whenever we go to any doctor, what is the first thing? Counseling. Before starting of any treatment, कोई भी ट्रीटमेंट जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरत होती है काउंसलिंग की, कि अब हमें इस बीमारी से कैसे लड़ाई करनी है, पूरे परिवार को एकजुट होकर किस तरीके से हमें इसका सामना करना है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को इसका आगे का ट्रीटमेंट फॉलो करना है, चाहे वो डायग्नोसिस से रिलेटेड हो या ट्रीटमेंट पार्ट से रिलेटेड हो। दैट्स हाउ इट गोज़ एक्चुअली। तो फियर डेफिनेटली प्लेज ए इम्पोर्टेंट पार्ट, बट काउंसलिंग इज़ देयर। सो इफ़ यू हैव द बेस्ट डॉक्टर्स, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू आउट ऑफ दिस फियर। नो, वो जैसे होता है कि जब डायग्नोसिस के टाइम पे फियर हो तो वो रिजल्ट्स में फियर की वजह से वो वैसे ही रिजल्ट्स आने हैं, एंड मे बी दैट्स द रीज़न वो मैनिफेस्ट हो जाता है। जी, वेरी ट्रू। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैंसर कैसे होता है, क्यों होता है? लाइक इन वेरी बेसिक टर्म्स, क्यों होता है कैंसर? निकिता जी, लाइक इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन कि कैंसर की वजह क्या है। क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल कैंसर हर परिवार में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की तरह it's very common in every family. Now we can see at least a patient in family or relatives. It's basically कुछ ऐसे टॉक्सिन्स, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे डीएनए के अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस करते हैं, जो हमें कहीं से भी, जिनका हमें एक्सपोजर हो सकता है, चाहे वो एनवायरनमेंट के थ्रू हो, एयर पॉल्यूशन के थ्रू, इन्फेक्शंस के थ्रू, या खाने पीने के ज़रिए ये हमारे बॉडी तक पहुंचते हैं। और बॉडी में पहुंच के ये जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर जाके जो सेल्स के अंदर डीएनए होता है उसे ये टारगेट करते हैं। इन्हें हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। सो कार्सिनोजेंस इज़ अ ब्रॉड टर्म जिसके अंदर बहुत सारे तरह के केमिकल्स आते हैं जो डीएनए में डैमेज करते हैं, जिसे हम एक तरह का जेनेटिक म्यूटेशंस कहते हैं। उसकी वजह से जो सेल्स की जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट, बहुत ही ज़्यादा उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, देन दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इन अ वेरी रैपिड मैनर। और द मेन थिंग इज़ लाइक उनके लिए किसी फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद से ही इतना पनपना चालू करते हैं कि थोड़े समय में ही वो पूरे शरीर के अंदर फैल जाते हैं। तो जेनेटिक म्यूटेशन इज़ द कॉज फॉर एनी कैंसर। ये म्यूटेशंस बहुत तरह के होते हैं, इट्स अ वेरी बिग, वेरी ब्रॉड टॉपिक, बट इन अ लेमैन्स लैंग्वेज जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से डीएनए में बदलाव होता है, और डीएनए में बदलाव होने की वजह से कैंसर का जन्म होता है। ओके, एंड क्या स्ट्रेस या फिर एंगर या ग्रीफ, ये जो मतलब इमोशंस की चार्ट पर जो सबसे लोएस्ट आते हैं, एंगर, ग्रीफ, देन वरीइंग,
दैट इज स्ट्रेस, क्या ये भी वन ऑफ द रीजंस है कैंसर के? देखो, स्ट्रेस ग्रीफ पर से ये एक स्ट्रेस का डायरेक्ट कारण नहीं है, लेकिन स्ट्रेस के होने की वजह से शरीर में जो बदलाव होते हैं उनकी वजह से बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हम लोग अपने बॉडी में जनरेट कर लेते हैं। इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। सपोज समबडी इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, तो उनका ईटिंग हैबिट पूरा बदल जाएगा। दे क्रेव मोर फॉर प्रोसेस्ड फूड, मोर फॉर शुगर, दे गो फॉर अल्कोहलिज्म, अल्कोहल, स्मोकिंग, है ना। सोशल विड्रॉल हो जाता है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, नो फिजिकल एक्टिविटी, नो एक्सरसाइज, नो गुड डाइट। तो ये सब फैक्टर जब सब मिल जाते हैं तो देन इट विल डेफिनेटली क्रिएट सम रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर। ओके। और स्ट्रेस एंगर की वजह से जो कॉर्टिसोल लेवल जैसे आपने कहा बढ़ जाता है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। डेफिनेटली। तो कैसे इसे मैनेज करें, क्या करें? सो स्ट्रेस, like everybody Everyone nowadays is stressful. is very stressful for their work, family, a business, whatever. Work-life balance. Yeah. So there is some kind of stress is there, but definitely we have a lot of way to manage this stress levels. The good exercise, yoga, meditation, healthy diet. Like we are chit-chatting, we are talking with each other. This is the mainstay for the treatment of went stress. out. Yeah. To reach out to friends, go talk with your friends. So sports. So there are a lot of activities we can do to manage our stress levels. Right. And sir, cancer globally and nationally, like India में and globally कितना फैल चुका है? So like now the data says ना कि cancer is like almost at least 10 patients per million was a previous data, but it has gone to up to 100 patients per million data as the WHO said. Okay. The secondly, in the global, if we see globally, so lung cancer is the first, followed by breast cancer. Okay. And third one is the colorectal cancer. जो अपना फूड पाइप से लेके जो अपना स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल बावल, लार्ज बावल, तो ये सब कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर आते हैं। The most common globally is the lung cancer, which comes in both males as well as females. Both are affecting with this. Whereas in India, the breast cancer in the female is most common, and lung cancer and oral cancers in the males are more common because of all tobacco chewing habits. Right. Smoking, smoking, hookah, shisha and everything. And followed by prostate cancer in males. Right. And in females, as I told you, breast followed by cervical cancers. Okay. Cervical cancer is also the second most important cause in the females. And which is the hardest one to cure? So like every cancer, if it metastasizes, if it has spread from its origin to other parts of our body, to different organs. Suppose some cancer started from our large bowel, large intestine, it has spread to liver, lungs, then when it spreads beyond its territory, then it's difficult to treat. तो वो कौन से पेशेंट के स्टेज पर आता है आपके पास, वो डिपेंड करता है? Yeah, it depends on the stage of the cancer, you are right. And some most rapidly growing brain tumors, they are also very difficult to manage. So sometimes they are in such locations कि उधर ऑपरेशन करना भी मुश्किल रहता है। ऑपरेशन नहीं करेंगे तो भी देयर इज़ अ चांसेस ऑफ लूजिंग पेशेंट। उधर हम लोग रेडिएशन दे के भी उसको ख़त्म कर सकते हैं, बट अगेन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ रीडेवलपमेंट एट द सेम प्लेस। Okay. So grade 3, grade 4 brain tumors, gliomas are one of the very aggressive tumors to be treated. So सर, आज का हमारे पॉडकास्ट का मोटो ये है कि हम लोगों के मन से कैंसर का डर ख़त्म करें, क्योंकि आई बिलीव नॉलेज किल्स फियर, राइट? That is true. बिकॉज वंस यू हैव दैट नॉलेज तो वो डर नहीं रहेगा। सो हम आम लोगों तक, हमारी ऑडियंस तक, हमारे व्यूअर्स तक हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि ओके, कैंसर हुआ है, ओके, वी कैन ट्रीट इट, वी कैन क्योर इट, बट आप खुद का चेकअप रेगुलरली कराइए ताकि अगर स्टेज 1 रहे तो आप उसको कैच कर पाए एंड आप उसको क्योर कर पाए।
सो जैसे सर, जहाँ तक मैं जानती हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, हाँ। बट जहाँ तक मैं जानती हूँ कि ब्लड कैंसर बहुत लेट डिटेक्ट होता है। तो बिकॉज पीपल, अभी कैसे होता है ना कि वी आर वेल एजुकेटेड कि चलिए कुछ होता है तो हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, बट एवरीवन इज़ लाइक नॉर्मल दवाई खा ली, केमिस्ट के पास तो हमारे पास इजीली अवेलेबल होती है हर जगह दवाई, तो नॉर्मल दवाई खा ली और ठीक हो गए। तो वो अंडरलाइन जो सिम्टम्स रहते हैं वो इग्नोर करते हैं। सो ब्लड कैंसर के लिए क्या ऐसे चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे लोग एटलीस्ट, हाँ चलिए, अगर मतलब नॉट नेसेसरी कि आपको गूगल सर्च तो बिल्कुल नहीं करना है किसी भी चीज़ में, राइट? क्योंकि गूगल आपको डरा ही देना है। डेफिनेटली। तो दे शुड गो टू अ डॉक्टर एंड गेट दोस टेस्ट्स डन, ताकि है नहीं है पता तो चले। तो ऐसे ब्लड कैंसर क्योंकि वो बहुत लेट डिटेक्ट होता है, तो क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसे कौन से टेस्ट करने चाहिए? सो जैसे आपने बताया कि हर कैंसर या पर्टिकुलरली ब्लड कैंसर, तो किसी भी, जब शरीर में कोई भी कैंसर की बीमारी होती है तो उनके कुछ लक्षण होते हैं, है ना। एज अ जनरल अगर हम बात करें तो वीकनेस आना, थकान महसूस होना, वज़न कम होना, है ना, वेट लॉस, ड्रास्टिकली वेट लॉस, है ना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जैसे हम कहते हैं, और आपका जो डेली रूटीन है उससे आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस महसूस होना। सपोज इफ़ मतलब अगर कोई चीज़ बार बार इरिटेट कर रही है तो उस पर ध्यान देना चाहिए, हाँ ना। तो अभी जैसे हम देखें कि ये थकान होना, वेट लॉस होना और डेली एक्टिविटीज़ के अलावा जो हमारे बॉडी में बदलाव होना, हमें किसी तरह के लम्स या स्वेलिंग महसूस होना, जो लोग टोबैको च्यू करते हैं उनके मुंह में छाले हो रहे हैं, तो अगर वो नहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग। जो लोग स्मोक करते हैं, क्रोनिक कफ होना, टॉयलेट, पेशाब, यूरिन, है ना, स्टूल के थ्रू अगर ब्लड का डिस्चार्ज होना, तो इस तरह के लक्षण बॉडी में अगर होते हैं, रिकरिंग फीवर, अनएक्सप्लेन्ड फीवर, हमेशा बुखार बने रहना, कमजोरी बने रहना, तो इस तरह के लक्षण एक्चुअली एक कैंसर का संकेत है कि बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। सपोज़ अगर हम बात करें ब्लड कैंसर की, तो ब्लड कहाँ से पैदा होता है? बोन मैरो से। तो बोन मैरो नॉर्मल सेल्स भी बनाते हैं, अगर उनमें जब कुछ म्यूटेशंस होते हैं तो दे टर्न इनटू द कैंसर सेल्स। तो नॉर्मल ब्लड सेल्स का क्या काम रहता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इस तरह के जो सेल्स होते हैं ना, उनका काम क्या रहता है? बॉडी को ग्लूकोज, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो हमें ब्लड कैंसर में क्या लक्षण दिखाई देंगे? सबसे पहले वीकनेस आना, लो हीमोग्लोबिन की वजह से थकान महसूस होना, थोड़ा चेहरे में पीलापन आना, है ना। फिर जब अगर इनमें प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसी का इन्वॉल्व होगा तो थोड़ा कहीं ना कहीं मुंह से, नाक से पेशाब, लैट्रिन के थ्रू ब्लड का डिस्चार्ज भी हो सकता है। बॉडी का इम्यूनिटी कम होना, बार बार इन्फेक्शन होना। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स फॉर ब्लड कैंसर्स एज वेल एज फॉर ऑल जनरल कैंसर्स। ओके। एंड इसमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? मतलब बेसिक टेस्ट, एक तो आप पहले बताइए कि बॉडी चेकअप जो हम कहते हैं कि लोग कहते हैं मुझे तो सर्दी खांसी कुछ नहीं होता, मैं तो बुखार नहीं होता, मैं क्यों बॉडी चेकअप कराऊं? बट उनको नहीं पता होता है अंदर क्या चल रहा है, बाहर से तो कुछ नहीं हो रहा है। तो हर किसी ने 6 मंथ्स में, मतलब हाफ ईयरली और ईयरली बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर तो करवाना चाहिए। तो नॉर्मल बॉडी चेकअप, नॉट द कैंसर चेकअप्स, नॉर्मल बॉडी चेकअप में लोगों ने क्या क्या, कौन से चेकअप्स करवाने चाहिए? सो निकिता जी, ये बहुत ही अच्छी बात है, इट शुड बी डन एक्चुअली। सो आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर्स, एक समय था जब हम 50 की उम्र के बाद सोचते थे कि अब एक बार शरीर का चेकअप करवाया जाए। बट अब की लाइफस्टाइल इतनी ख़राब हो गई है सबकी। बट नाउ डेज अभी लाइफ स्टाइल इतना ख़राब हो चुका है, डाइटरी हैबिट्स, नो एक्सरसाइज, इनएक्टिविटी, पॉल्यूशंस। तो मैं 30 की उम्र के बाद एक अपने लोकल जनरल फिजिशियन से मिलके एक पूरा बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि जनरली 30 की उम्र में बहुत लेस लाइकली होता है कि किसी तरह का कैंसर हो। बट फिर भी हम कहीं कहीं पेशेंट्स में ऑकल्ट मैलिग्नेंसी, मतलब छुपा हुआ कैंसर भी हम उसे डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अंदर एक कंप्लीट ब्लड काउंट आता है, कुछ ट्यूमर मार्कर्स आते हैं। ट्यूमर मार्कर्स क्या होते हैं कि कुछ कैंसर्स एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन बॉडी में रिलीज़ करते हैं, जो हम ब्लड के थ्रू हम उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं।
तो दीज आर द ट्यूमर मार्कर्स लाइक फॉर प्रोस्टेट कैंसर PSA, लाइक फॉर ओवेरियन कैंसर इट्स CA-125, है ना। और हम जब रेगुलर जनरल किसी फिजिशियन के पास जाते हैं तो दे एग्जामिन यू कम्प्लीटली, है ना। दे ऑल्सो राइट डाउन या सम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। कभी कभी एक पेट का सोनोग्राफी और चेस्ट का एक्सरे कराने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। गायनेक चेकअप भी करवाना चाहिए। और फीमेल्स के अंदर गायनेक चेकअप, मैनुअल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज ऑल्सो वेरी कॉमन, है ना। दैट वी कैन डू इट, वी कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर एंड वी कैन मैन्युअली डू इट एट आवर होम ऑल्सो। ये सब मैनुअल एग्जामिनेशन बहुत कैंसर को बहुत पहले स्टेज में ही हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं। इफ़ यू फील सम काइंड ऑफ lump, सम काइंड ऑफ swelling, you can rush to your doctor, let them examine you, है ना, let them go for some mammography, some USG to detect these swellings, whether they are cancerous or they are just benign things. So डॉक्टर, जब आपके पास लोग पेट स्कैन के लिए आते हैं, बिकॉज दैट्स योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, पेट स्कैन, गामा स्पेक्ट स्कैन्स and other treatments related to nuclear medicine. तो जब पेट स्कैन के लिए आते हैं, मैं पर्सनली जानती हूँ बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, आई नो कि पेट स्कैन कितना पेनफुल होता है। तो आप जब उस लैब के इस साइड बैठे होते हो, आप एग्जामिन कर रहे होते हो, तब आपको बताना है अगर रिजल्ट नेगेटिव आए तो इट्स गुड फॉर पेशेंट, बट पॉजिटिव आए तब बताना है। उनका पूरा परिवार बाहर खड़ा है, और वो जब पेट स्कैन से आते हैं तो वो जो फर्स्ट आप उन्हें बताते हो कि यस इट इज़ देयर, वो कितना इमोशनली होता है, बिकॉज तभी इंसान पूरा टूट जाता है जी। तो कितना इमोशनल वो मोमेंट होता है। तो आप कैसे हैंडल करते हो इन चीज़ों को? नो निकिता जी, लाइक इट्स वेरी ट्रू। ये सेम सिचुएशंस मैं हर रोज़ फेस करता हूँ। जब परिवार में किसी को कैंसर डायग्नोज होता है या कुछ सस्पिशियस रहता है या किसी तरह का इन्फेक्शन भी अगर बॉडी में रहता है, तो पेशेंट पेट स्कैन के लिए हमारे पास आते हैं। और उनमें बहुत सारे पेशेंट्स में लगभग 80 to 90% पेशेंट्स में हम लोगों को मालूम लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन का उनको कैंसर है। तो और जो उनके रिलेटिव्स या पेशेंट्स, दे आर ऑलवेज़ वेरी होपफुल कि हमारा स्कैन नॉर्मल हो। तो इस क्रिटिकल सिचुएशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, इट वाज आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू मी टू एक्सप्लेन लाइक हाउ टू डू। बट मेरा हमेशा एक नॉर्मल नज़रिया रहता है। जब स्कैन होने के बाद मैं हमेशा अपने पेशेंट को जिनके रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करना रहता है, हम लोग आराम से पहले अपने रूम में बैठते हैं। बैठने के बाद मैं उनको बताता हूँ और रिलेटिव्स को भी बोलता हूँ कि आप सब लोग साथ में आओ, साथ में बैठो। कैंसर अगर है कि नहीं है, पेशेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में क्या है कि हम पेशेंट से छुपाते हैं कि उसको कैंसर है, और पेशेंट को फिर हम लोग बहुत सारा ट्रीटमेंट देते हैं, कीमोथेरेपी जैसा, रेडिएशन जैसा, जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है, एंड मे बी द पेशेंट इज नॉट एबल टू मैनिफेस्ट पॉजिटिवली। जब पता है कि मुझे तो जीना है, ये जब वो मैनिफेस्ट कर लेना, आधी लड़ाई वो वही जीत जाता है। तो आपने बहुत सही कहा है। तो इसी तरह से जब कोई डायग्नोस होता है तो टेक इट इन अनदर वे। मैं ऑलवेज उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका कुछ बीमारी है, वो डाउटफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट क्लियरली से कि इट्स अ कैंसर, बट व्हाट वी हैव टू डू अनदर टेस्ट, वी हैव टू डू सैम्पलिंग। हम लोगों को भी बायोप्सी करने का ज़रूरत है। कभी कभी होता है कि पेशेंट में कैंसर के जगह TB भी निकल जाता है ना, तो बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है। और बायोप्सी से हमें मालूम भी लगता है कि कैंसर किस ग्रेड का है, क्या ये धीरे धीरे फैलने वाला है या ये बहुत एग्रेसिव है। तो लाइन ऑफ एक्शन फिर वैसे डिपेंड करता है। आई काउंसल देम एंड आई काउंसल ऑल्सो रिलेटिव कि अगर सपोज कैंसर निकलता भी है तो नाउ डेज मेडिसिन इज़ वेरी एडवांस, वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस। कभी कभी जब पेशेंट को लोकल बीमारी रहती है तो आई ऑलवेज गिव देम होप कि हम तो इसको सर्जरी से पूरी तरह क्योर कर सकते हैं। बाद में कुछ एडजुवेंट ट्रीटमेंट का भी ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन आपका क्योरेबल कैंसर लगता है। तो पेट स्कैन से हम इतना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट ज़रूरी है, कौन सा ट्रीटमेंट इसके लिए अच्छा रहेगा। शुड वी गिव फॉर सर्जरी, फर्स्ट वी गिव हिम द कीमोथेरेपी और रेडिएशन,
सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. लाइन ऑफ एक्शन आगे के चीज़ों पर डिपेंड तो करती इस तरीके से जब पूरा काउंसलिंग हो जाता है तो रिलेटिव्स पेशेंट्स दे गॉट सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फिकेशन कि हाँ वी आर इन द सेफ हैंड्स. राइट. सो दैट्स हाउ. एंड आपके पास पेट स्कैन के लिए आए हुए सबसे छोटे मतलब यंगेस्ट कैंसर पेशेंट हाँ. क्या एज थी? So he was like Not a cancer patient, for the test. So he was like he was a 4-year-old male child, and he was so innocent that I sometimes feel crying about him, and I was very much attached because I love kids so much. So I was very much attached to that boy, and he belongs to my place also. So what happened? That boy was playing in the school, and one day he fell down. है ना, वो गिर गया खेलते खेलते, तो उसको हाथ में चोट आई. हाथ में चोट आने की वजह से वो लोग उसको हड्डियों के डॉक्टर के पास लेके गए क्योंकि थोड़ा सूजन था. उन्हें लगा, एक्सरे किया तो वहाँ पर थोड़ा फ्रैक्चर दिखा, बट एक्चुअली में वहाँ पर एक ऑलरेडी एक कैंसर का ट्यूमर था जो गिरने की वजह से वहाँ पर बोन्स के अंदर क्रैक आ गया. तो देन आई गॉट टू दे कॉन्टेक्ट मी, देन आई आस्क्ड देम टू कम टू मुंबई, and then we have done his scan and it was luckily a localized disease in that area. बाद में उसका हम लोगों ने कीमो दिया. कीमो देने से वो कैंसर का गिठान एकदम ख़त्म हो गया. बाद में फिर उसका ऑपरेशन किया. ऑपरेशन के बाद वापस से कीमो दिया. इट्स अ काइंड ऑफ एविंग सार्कोमा जो बच्चों में ही पाया जाता है मोस्ट कॉमनली. अभी वो बच्चा लकीली स्वस्थ है. हम लोगों ने उसका पिछले 3 साल से एवरी ईयर वी आर डूइंग फॉलो. ही इज़ हैप्पी, ही हैज़ ग्रोन अप, ही इज़ नाउ almost 9 to 10 years, and he always brings some sweets for me. Wow. So that makes so. But इतने छोटे बच्चों को ये होता देख बहुत इमोशनल होता. बहुत इमोशनल. पूरा परिवार. कैंसर का बीमारी ऐसा है कि इसमें मरीज ही सफ़र नहीं होता है, पूरा परिवार सफ़र होता है. उनके पेरेंट्स, दादा दादी, उनके नाना नानी, जब भी वो बेबी को लेके आते थे तो पूरा परिवार रुकता नहीं था, वो सब लोग साथ में आते थे. तो this is how it affects the entire family actually. Right. And oldest patient? Oldest patient, you will be surprised, like he is 100 plus. What? I never seen such a patient or such a human being in my life. आज के इस युग में I have never seen somebody above 100 plus years, but he was, when he came to me, he was 108 years. Wow. Can you imagine? So he was a saint, he was एक संत थे, बहुत ही. He was detected with cancer. He was having some problem in that age, and then we diagnosed him, and then later with the help of PET scan we got to know that he has some kind of cancer. So he was a very brave man. उस उम्र में, और उनके बारे में आइडेंटिटी हम लोगों को रिलीव नहीं करना चाहिए, बट ही इज़ रियली अ गुड मैन. और उन्होंने उसके लिए फिर ट्रीटमेंट भी लिया. उस एज में भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मुझे ट्रीटमेंट लेना है, एंड ही सर्वाइव्ड विद दैट थिंग. एंड इट्स अ रियल मिरेकल फॉर मी टू सी हिम, इवन टू सिट विद हिम, इवन टू टॉक विद हिम इज लाइक अ ब्लेसिंग्स. आई वाज ट्रूली रियली अ ब्लेस्ड पर्सन टू हैव हिम विद मी. नाइस. सो डॉक्टर, अभी बात करते हैं स्मोकिंग की. 2 स्मोकर्स, आई विल गिव यू अ सिचुएशन. 2 स्मोकर्स, दोनों चेन स्मोकर्स, एक को कैंसर हुआ है, एक को नहीं हुआ है. ये कैसे? जी देखिए, स्मोकिंग इज़ एनी वे डेंजरस टू हेल्थ, है ना. जो चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो या वेपिंग हो या हुक्का हो, शीशा हो, दे रिलीज लॉट ऑफ केमिकल टॉक्सिन्स. जैसे मैंने पहले बताया कि दीज आर द कार्सिनोजेंस. इन्हें हम मेडिकल की भाषा में कार्सिनोजेंस बोलते हैं. ये बहुत सारे तरह के टॉक्सिन्स होते हैं. जब कोई भी आदमी सिगरेट पीता है तो इट हैज़ फॉर्मेल्डिहाइड्स, एसिटाइलएल्डिहाइड्स, some nitrosamines. There are some flavoring agents also in these vapes and hookahs. Yeah. तो उन फ्लेवरिंग एजेंट्स के अंदर भी कैंसर कॉजिंग टॉक्सिन्स रहते हैं जिन्हें हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, है ना. लाइक नाइट्रोजा, ग्लाइसामीन्स, ग्लाइकॉल्स, फिनोल्स. सो दे आर ऑल बैड फॉर आवर हेल्थ. ये जो टॉक्सिन्स कार्सिनोजन, ये सीधे सेल्स के डीएनए को टारगेट करते हैं, और डीएनए में बदलाव की वजह से देन सेल ग्रोस आउट ऑफ कंट्रोल, है ना, एंड देन इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स. लेकिन
अभी ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है कि बहुत से पेशेंट्स भी आते हैं, वो कहते हैं कि सर वो तो स्मोकिंग करता है और वो अभी 80 ईयर्स का हो गया है लेकिन उसे कुछ नहीं है। तो सेकेंडली दिस थिंग हैज़ इंटरनल इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, है ना, द पावर ऑफ योर DNA, योर जेनेटिक मेकअप, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़। तो अपना DNA कैसा है, अपना लाइफ स्टाइल कैसा है, क्या वो स्मोकिंग के अलावा कुछ और भी ऐसा कर रहे हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, अच्छा और हर खाना, किसी की बॉडी अच्छा डिफरेंटली रिएक्ट या करती है ना हर चीज़ के लिए। आपकी बॉडी, हमारी बॉडी या किसी की बॉडी, एवरी बॉडी हैज़ देयर ओन इम्यून पावर विच इज़ ऑलवेज डिफरेंट विद वन अनदर। राइट। तो किसी का इम्यूनिटी ज़्यादा होता है, उसके शरीर में ज़्यादा क्षमता है किसी भी रोग से लड़ने की। तो ऐसे लोगों में जनरली किसी भी प्रकार की बीमारी का पनपना थोड़ा कम रहता है। किन्हीं लोगों में इम्यूनिटी कम रहती है, बॉडी का पावर कम रहता है, उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो कम रहता है, शरीर की जो इन रोगों से लड़ने की क्षमता वो कम रहती है। तो ऐसे लोगों में ये बीमारी पनपने के चांस ज़्यादा रहते हैं। राइट। तो दिस इज हाउ। तो लेकिन स्मोकिंग इन एनी वे इज बैड। इज बैड फॉर हेल्थ, राइट। एंड देयर इज नो गारंटी दैट यू मे नॉट डेवलप कैंसर, राइट। है ना। सो इट्स लाइक इट्स रियली हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। अब मैं मेरे कोई करीबी है जिनको मैं जानती हूँ, एंड ही वॉज डिटेक्टेड विद कैंसर, ही इज़ नाउ कैंसर फ्री। ही वॉज लाइक मैं स्मोक नहीं करता, बट मेरा दोस्त स्मोक करता है, उसे नहीं हुआ, बट मैं स्मोक नहीं करता हूँ, फिर भी मुझे हुआ ओरल कैंसर, ही गॉट। तो मतलब मेरा लेमैन्स लैंग्वेज में यही था कि भाई you might have got cancer because of some other reason, right? Not only smoking. Yeah, right. Everyone's body reacts to different things differently. Right. अब बात करते हैं खाने की। तो पहले ज़माने में लोग पूरी फैमिली एक साथ आकर नीचे बैठकर खाना खाते थे, एंड नीचे बैठकर खाना दैट वाज द राइट पोजीशन आल्सो टू सिट एंड ईट। एंड अभी हर कोई अपने बेडरूम में टीवी लगाकर मोबाइल देखकर खाना खा रहा है। तो क्या ये रेडिएशंस जो हमें इतना हाईली इफ़ेक्ट करते हैं, क्या ये वन ऑफ द रीज़न बन सकता है कैंसर का? देखिए निकिता जी, आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है ना। तो डायरेक्टली इसका अफेक्ट नहीं होता है कैंसर इनिशिएशन में, लेकिन कहीं ना कहीं इट्स अ रिस्क फैक्टर, इट्स अ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। क्योंकि अभी जब हम लोग टीवी चला के या मोबाइल लेके खाना खाने बैठते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट इन्जॉइंग द मील, है ना। उस खाने को हम इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, हमारा फूडिंग हैबिट्स पूरा चेंज हो गया है। हमें मालूम नहीं है कि हम कितना खा रहे हैं या कैसे खा रहे हैं, उसको प्रॉपर हम लोग च्यूई कर रहे हैं कि नहीं। इट्स अगर प्रॉपर च्यूई नहीं करेंगे तो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्स्टिपेटेड, राइट। सो देर आर सो मेनी थिंग्स। उसके साथ क्या होता है ना, जो लोग घर में अकेले रहते हैं, जो मैंने देखा है कि जनरली दे ईट इन फ्रंट ऑफ टीवी और विद मोबाइल। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे विल स्टार्ट ईटिंग, दे विल स्टार्ट ड्रिंकिंग अल्कोहल विद वाटर विद द फूड, है ना, स्टेइंग अलोन विद द टीवी विद द मोबाइल, है ना। सो दे स्टार्ट डेवलपिंग लॉट ऑफ एडिक्शंस विद देम। फिजिकल इनएक्टिविटी बिकॉज ऑफ लोनलीनेस, या लोनलेस, physical inactivity, obesity. So now there are lot of factors, they mix together. So once everything mix together, and you have more way to go. Yeah. Then there is a risk. Then there is a risk of development some kind of, at least not a cancer, but some kind of diseases, some metabolic syndromes, some normal disease, colitis, abdominal problem. तो कहीं ना कहीं इसका महत्व है। एक ज़माने में आपने सही कहा था कि पूरा परिवार जब हम बैठ के खाते हैं तो हम आपस में बात करते हुए उसको खाते हैं, तो खाने का भी हम लोग मज़ा ले रहे हैं, उसको टेस्ट भी कर रहे हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट जस्ट ईटिंग फूड एंड फिलिंग योर टमी, इट्स अबाउट एन्जॉइंग द मील। सो वंस यू स्टार्ट एन्जॉइंग योर मील, यू विल फील मोर हैप्पी, मोर रिलैक्स, you will get the better sleep. So definitely we should avoid eating in front of TV while using mobile phones, and we should try to sit together, the entire family, whoever is in the family, साथ में बैठ के खाना खाने का उसका अपना अलग ही मज़ा है. राइट. एंड क्या खाना खाते वक्त अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कल मुझे गुस्सा आता है तो उसी गुस्से में या फिर मैं टेंशन में हूँ या फिर रो रही हूँ, आई एम फीलिंग सैड, सो जो लो इमोशंस है, नॉट सो गुड इमोशंस, उन इमोशंस में अगर मैं खाना खाती हूँ
तो क्या वो अगेन ऐसे ही कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली स्ट्रेसफुल पर्सन जब, तो ऐसे लोगों में एक्चुअली खाने का जो पूरा तरीका है वो पूरा बदल जाता है. दे फील मोर क्रेविंग टुवार्ड्स द प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, मोर ऑफ द शुगर्स, है ना. दे लाइक मोर ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स, है ना. बिकॉज ऑफ देयर एंजाइटी, स्ट्रेस, देयर ग्लूकोज लेवल इन द ब्रेन गोज सो मच डाउन, सो दे इमीडिएटली दे वांट लॉट ऑफ फूड एंड देन दे फॉरगेट कि हाउ मच दे आर ईटिंग. वो कितना खा रहे हैं उनको कुछ मालूम नहीं रहता है. इसीलिए कहते हैं ब्रेकअप के बाद लोग खा कर मोटे हो जाते हैं. सो दैट इज़ ट्रू एक्चुअली, है ना. फिर अगेन सो लॉट ऑफ थिंग्स देन दे कम्स टुगेदर. अगर कॉन्स्टेंटली हम लोग सेम रूटीन रखेंगे, फिजिकल इनएक्टिविटी, नो एक्सरसाइज, है ना, नो बैलेंस डाइट, तो ये सब बहुत सारे रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो सब मिलने के बाद बॉडी को डेफिनेटली हार्म पहुंचाते हैं. एंड इट्स वन ऑफ द रीज़न. एंड व्हाट आर द फूड्स, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को वेरी बेसिक फूड्स बताएं जो आज की जनरेशन खा रही है. आज की जनरेशन, अगर आप मिलेनियल्स भी देखें, जेनजीज भी देखें, जेन अल्फा भी देखें, हर कोई प्रोसेस्ड फूड खा रहा है, हर कोई मतलब सब एडल्ट्रेटेड फूड है. सो ऐसे कौन से फूड्स है जिसके वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? देखो, मैं आपको कुछ घर में इजीली अवेलेबल, घर में मार्केट में ऐसे फ्रूट्स मैं आपको बताता हूँ, ऐसे फूड्स मैं आपको बताता हूँ जो आप याद रखें और एक्चुअली वी शुड अप्लाई इन आवर डेली डाइट्स. तो कौन से नहीं खाने चाहिए? हाँ, सो सबसे पहले जैसे ऑल काइंड ऑफ सिट्रस फ्रूट, जैसे लेमन, मौसमी हुआ, स्वीट लाइम, ये खाने ऑरेंज, चाहिए. ये खाने चाहिए, है ना. ये सिट्रस फ्रूट क्यों? बिकॉज दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना. शरीर में कुछ भी रोग होता है तो लड़ने की क्षमता मिलती है जब हम इस तरह के सिट्रस फ्रूट खाते हैं. दूसरा, ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली, कैबेज, है ना, स्पिनच, तो टैरोट्स, तो ये सब फ्रूट्स जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मेथी, पालक, ये सारे, ये सब. तीसरा, बेरीज, जो बेरीज हम लोग बात करते हैं, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, है ना, ब्लैकबेरीज, तो दे आर ऑल्सो रिच इन वाइटामिन्स, they are also rich in antioxidants and they have the anti-inflammatory property. शरीर में कुछ भी जब चोट आती है ना, सपोज somebody is eating tobacco, तो इन्फ्लेमेशन का मतलब they get some ulcer, है ना. पर वो अल्सर चले जाते हैं लेकिन फिर से आ जाते हैं क्योंकि कहीं हद तक एक बॉडी में क्षमता है उसको ख़त्म करने का. बट एक समय ऐसा भी आता है जब बॉडी की क्षमता ख़त्म हो जाती है, हमारी गुड सेल्स की आर्मी एक दिन ख़त्म हो जाती है. यस, तब इन बीमारियों का जन्म होता है ना. तो गुड सेल्स की आर्मी को और स्ट्रांग बनाने के लिए हमें ये सब फ्रूट्स, ये सब फूड्स खाना ज़रूरी है. इसको अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाना ज़रूरी है. मैदा वी शुड कम्प्लीटली अवॉइड मैदा, है ना. वी शुड ट्राई टू अवॉइड मैदा बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. इसका एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ये शुगर लेवल्स को एकदम से शूट कर देता है बॉडी के अंदर. देन इट ट्रिगर्स लॉट ऑफ हार्मोन्स, तो हार्मोन इम्बैलेंस होता है. एवरी टाइम यू ईट मैदा देन यू डिस्टर्ब द हार्मोनल इम्बैलेंस ऑफ द बॉडी, है ना. तो इट इम्पैक्ट्स ऑन आवर किडनीज ऑल्सो, आवर लीवर, आवर हार्ट, है ना. सो कॉन्स्टेंटली, कभी कभी इट्स ओके इफ़ यू हैव नो चॉइस, बट ऑन द रेगुलर बेसिस ना वी शुड अवॉइड दिस फास्ट फूड स्पेशली मेड अप ऑफ मैदा. एंड ये जो पैकेज फूड होता है, जो पैकेज नूडल्स होते हैं, आई वोंट टेक एनी ब्रांड्स नेम, बट इसमें पूरा वैक्स कोटिंग होता है, राइट? ट्रू. जिस कारण आपके इंटेस्टाइन्स को काफ़ी हार्म हो सकता है. जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, दे ऑल्सो हैव द फ्लेवरिंग एजेंट्स, राइट, है ना. सो नाइट्रोजामीन्स, अमाइनो एसिड्स, है ना, नाइट्रोजामीन्स. और जो चाइनीज़ में अजीनोमोटो होता है, हाँ, सबसे खराब. लाइक एवरीबडी वी ऑल्सो नो. एंड इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग बोल सकते हैं कि अजीनोमोटो इज इन प्रेगनेंसी वी शुड अवॉइड इट कम्प्लीटली, क्योंकि इसके खाने से बच्चों में भी बर्थ डिफेक्ट होते हैं. राइट. तो ना ये सब चीज़ों को हमें, जब हमें अगर मालूम है तो वी शुड कम्प्लीटली अवॉइड दिस, राइट, है ना. एंड शुगर का कैंसर से क्या रिलेशन है? देखो, हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो घर में बना हो चाहे बाहर का हो, एवरी फूड हैज़ शुगर कंटेंट. बट जो वाइट शुगर जो जनरली लोग बात करते हैं कि नहीं खाना चाहिए, दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ ट्रू,
बिकॉज क्या होता है ना, ये जो शुगर्स रहते हैं दे आर एडेड विद सम मोर टाइप्स ऑफ केमिकल्स, दे आर रिच इन सम स्पेसिफिक sugars like sucrose, they are high source of sucrose and fructose. तो ये जो sugars है ना, they are not really good for our health for a long term. तो लोग कहते हैं वाइट शुगर नहीं ब्राउन शुगर खा लेता हूँ, बट वो भी तो उतना ही गलत है. ब्राउन शुगर भी, बट इट्स कंपैरेटिवली मोर रॉ है ना, इट्स कमिंग फ्रॉम द जैगरी, जैगरी से वो लोग बनाते हैं, एंड सो इट्स लेस रिफाइंड एंड इट्स मोर ऑफ रॉ. तो दैट एटलीस्ट वी कैन टेक, बट इन ऑल्सो इन द मिनिमम क्वान्टिटी, some specific quantity, not and ये जो शुगर फ्री आए हैं जो ड्रॉप्स, वो क्या है? नहीं, they are all pure chemicals है ना, they saccharines, these are the chemicals, artificial तो sugars. We should avoid करना चाहिए as much as possible. We should avoid these artificial sugars because diabetes वाले लोग they go for these चाय में because ये शुगर क्यूब्स या फिर जो ड्रॉप्स है वो डालते हैं because the person has already डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के पूरे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देती है. अगर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है वो फ्लेयर हो जाता है. तो कंट्रोल शुगर लेवल्स होना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए बैलेंस डाइट, मोर ऑफ फ्रूट्स, मोर ऑफ वेजिटेबल्स. नेचुरल शुगर जाए चलेगा, लेकिन नेचुरल शुगर नॉट इज ऑलरेडी कमिंग फ्रॉम फ्रूट. एटलीस्ट वी कैन अवॉइड दिस एंड वी कैन यूज हनी. हनी इज मोर बेटर देन इफ वी हैव द organic honey, we can use that thing rather than go with the sugars actually. And now coming to the oils, because oils के बारे में मेरी फैमिली में काफ़ी हेल्थ नॉलेज होने के कारण I always used to get good oils in my food. तो now I use extra virgin oil ऊपर से, not for cooking. And otherwise I use avocado oil for cooking. But normally because avocado oil tier 2 tier 3 cities में easily available नहीं है. Olive oil तो अभी भी है, but extra virgin pomos तो आप cooking में use कर सकते हो, extra virgin तो आप ऊपर से डालते हो. तो ऐसे कौन से oils है जिससे कैंसर हो सकता है? Because बाहर के जंक फूड में तो they use palm oil, so that is तो no बिकॉज वरना उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे वो फूड. तो ऐसे कौन से ऑयल्स है जो अवॉइड करनी चाहिए, और ऐसे कौन से हैं जो आपने डेली कुकिंग में यूज़ करने चाहिए? जी, सो लाइक द मोस्ट कॉमन विच वी यूज़ इन इंडिया एंड लाइक इन ऑलमोस्ट ऑल द रूरल और रिमोट एरियाज ना, पीपल यूज़ दिस ग्राउंड नट ऑयल्स है ना, मूंगफली का तेल. सो इफ इट्स अ रॉ ऑयल देन इट्स गुड. द मोर यू रिफाइंड द मोर यू एडेड मोर इम्प्योरिटीज इन दैट, राइट है ना. सो एंड कच्ची घानी का तेल, कच्ची घानी का तेल, वो चाहे मूंगफली का हो, चाहे तिल का हो, राई का हो, है ना, दीज आर द बेस्ट. दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो. और अभी देर इज, आई विल टेल यू, है ना, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एडिंग वाइटामिन्स टू द ऑयल्स. लाइक हम जाएंगे, आप किसी ग्रोसरी शॉप पे आप जाओगे तो यू विल चेक लाइक सम ऑयल्स आर रिच्ड विद विटामिन डी. लेबल पढ़ना ज़रूरी है, लेबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो अभी क्या होता है ना कि दे आर अडल्ट्रेटेड विद विटामिन डी बिकॉज वी ऑल हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी. हम लोग सनलाइट में बैठते नहीं हैं, तो देयर शुड बी सम सोर्सेज, एंड विटामिन डी इज अ ऑयल बेस्ड विटामिन, है ना. इट्स अ फैट कंटेनिंग विटामिन, इट्स अ फैट सॉल्युबल विटामिन, सो इट्स इजीली डिजॉल्व इन द ऑयल. तो इस तरह के ऑयल्स जिनके अंदर विटामिन डी हो, विटामिन ए, विटामिन के हो, वी शुड टेक परचेज दोज oils also, rather than go for the normal oil. It costs nothing, they cost the same, but they are actually rich in other sources, other nutrients. Right, so groundnut oil, sesame oil, mustard seeds oil, ये सारे natural oils use करने चाहिए. And apart from these all olives and avocado, they are really good for health. There is no doubt. Right. So now coming to another food product, that is wheat. हम तो बचपन से रोटियां खा के बड़े हुए हैं, तो अभी ये ग्लूटेन फ्री वाला कॉन्सेप्ट आया, ट्रेंड आया है, वरना तभी ग्लूटेन फ्री क्या होता है ये पता नहीं था. सो रोटियां कितनी, मतलब व्हीट रोटीज कितनी अच्छी है या फिर नहीं, या फिर पीपल शुड स्विच अभी के लाइफस्टाइल के हिसाब से? पहले के गांव साइड में जब वो व्हीट रोटी खाते थे, उनका
पैटर्न ऑफ वर्क भी डिफरेंट था ट्रू। बट अभी हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो Yeah. गई, हम बैठे हैं पूरे हाँ. दिन, हमारी उतनी हाँ. फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। Yeah. तो क्या वीट खाना सही होगा? हाँ. और अगर नहीं तो क्या हम वीट को किन मिलेट्स के साथ, किन ग्रेन्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? रागी, ज्वार, Yeah. बाजरा, ये सब कब खा सकते हैं? सो यू आर ट्रू एक्चुअली। तो कंप्लीट व्हीट बेस्ड डाइट वी शुड अवॉइड इट। हमें पूरा गेहूं की बनी हुई रोटी, अभी समय आ गया है कि इसको बदलाव करने का, क्योंकि अभी हम लोग इतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। जब हम किसी चीज़ को खा रहे हैं तो वी शुड हैव एबिलिटी टू डाइजेस्ट इट, वी शुड वर्क फॉर इट्स डाइजेशन ऑल्सो। बट एज यू नो, बिकॉज आवर वर्क, आवर लाइफ स्टाइल, वी आर नॉट गेटिंग सो मच ऑफ टाइम। तो हैवी हो रहा है, heavy हो रहा है, वो digest डाइजेस्ट नहीं होता है। एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज योर ब्लड शुगर so drastically that after a certain age, lot of people in India, it is the main cause for having diabetes. After age of 40 years, it is the most common cause of having diabetes in India. Wheat, because we are only having wheat. So now the time has come up, we should start eating multi-grain chapatis, like as you told me, it should be having apart from this our wheat है ना, और राइस, यू शुड बी हैविंग इट्स मिक्स विद रागी, है ना, दैट ज्वार, बाजरा, बकव्हीट। हाँ, सो लाइक वाइज इट शुड बी अ मल्टी ग्रेन रोटी रादर देन गो फॉर जस्ट अ सिंगल सीरियल, है ना। इट शुड बी मिक्सड ऑफ ऑल दीज सीरियल्स, सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड इट्स ऑल्सो ईजी टू डाइजेस्ट। अब मेरे सिंधी फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, सो सिंधियों में मैंने देखा है कि पापड़ और अचार के बिना इनका खाना ख़त्म नहीं होता, खाना चालू ही नहीं होता। पर उनमें मैंने सबसे ज़्यादा कैंसर केसेस भी देखी है। तो क्या पापड़ अचार में जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं या फिर पापड़ खार होता है उसमें, क्या उससे कैंसर के चांसेस हैं? देखो, अचार से डायरेक्ट कैंसर होना ऐसा नहीं होता है पॉसिबल। अचार इट्स ऑलवेज रिच इन प्रोबायोटिक्स एंड इट ऑल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। लेकिन अगर हम अचार इज़ ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ सॉल्ट, जिसमें हम बहुत सारा नमक भी रहता है, मसाले रहते हैं, तो इट्स रिच इन सोडियम। अगर हम रेगुलर बेसिस पे अचार खाना चालू करेंगे तो व्हाट हैपन, दिस सोडियम विल इंक्रीज इन आवर बॉडी एंड इट विल स्टार्ट रिटेनिंग आवर वाटर। अपने शरीर के पानी को वो पकड़ के रखेगा। इट विल क्रिएट द किडनी प्रॉब्लम्स, इट विल क्रिएट द हार्ट प्रॉब्लम्स, so it will disturbing our body metabolism. So once your metabolism get disturbed, then you are more prone to have any kind of diseases later on, for sure, there is no doubt. The same wise like papad, it's in India we use in the two kinds, like एक तो फ्राइड पापड़ रहता है, एक अपना रोस्टेड पापड़ रहता है। फ्राइड पापड़ को अपन क्या करते हैं, तेल में बहुत अच्छे से उसको पूरा फ्राई करते हैं, तो वो जो तेल रहता है इट बिकम्स, बार बार फ्राई करने से इट बिकम बैड कोलेस्ट्रॉल, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, है ना। इट टर्न्स टू ट्रांस फैट, है ना। इट्स काइंड ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल जो अपने ब्लड वेसल्स, हार्ट, है ना, जहाँ पर बॉडी में सब जगह ब्लड वेसल, इट गो एक्यूमुलेट देम, इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स विद आवर हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, किडनीज। तो ये सेम प्रोसीजर अगर लंबे टाइम तक चलता रहेगा तो इट्स डेफिनेटली नॉट गुड फॉर हेल्थ। The second thing is roasted papad. Roasted papad, if you roast it in the microwave then it's oven, but if you roast it in the flames, है ना, जो flames अपना रहता है, तो it will lead to formation of a special carcinogen. It's a acrylamide. So this acrylamide is very much carcinogenic that the regular ingestion of this roasted papad in the flames, है ना, then there certainly it will lead to the सच प्रॉब्लम्स। तो रोस्ट करते हैं लोग, वो गैस पे डायरेक्टली कर देते हैं। गैस पे हम लोग करते हैं, या फिर जो कोयला वगैरह जला के जब उसमें जो उसकी फ्लेम्स में जब हम करते हैं तो इट विल प्रोड्यूस अ केमिकल विच इज़ नोन एज एक्राइलामाइड, एंड दिस एक्राइलामाइड इज़ वेरी मच कार्सिनोजेनिक। एक दो बार खाने से, वीक में, महीने में एक बार खाने से प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉन्स्टेंटली एवरी डे यू आर हैविंग द सेम, तो बॉडी का जो एक डिटॉक्सिफिकेशन करने का जो पावर है for some chemical, then over the period of time it will go down, कम हो जाता है। So we should not addicted to the same diet every day, it's the same process. So डॉक्टर, मुझे किसी
हमारे फैमिली डॉक्टर ने ये कहा था कि जब आप फ्रूट्स चूज़ करते हो तो अभी तो काफ़ी वेजिटेबल्स फ्रूट्स में पेस्टिसाइड्स होते हैं हाँ, एंड काफ़ी केमिकल्स होते हैं जिससे उसको साइज़ बढ़ाई जाती है। तो एप्पल्स चूज़ करते वक्त पहले मैं ना फिनिश्ड लाइक पॉलिश्ड एप्पल्स लेती थी, बट नाउ वी गो फॉर देसी एप्पल्स, क्योंकि जो एप्पल ख़राब दिखता है ना, देसी दिखता है, जिसको कोई सही टेस्ट नहीं है, शाइन नहीं है, वो एक्चुअली ज़्यादा न्यूट्रिशियस है definitely, एज़ कम्पेयर टू द शाइनी वंस। वो Yes. शाइनी तो वो सारा वैक्स चढ़ाया Yes. होता है। सो ऐसे और कौन से फ्रूट्स हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स नहीं हो सकता? So you know that without pesticides, आजकल it's rarely that we can produce fruits and vegetables, है ना, because of the lots of insect infestation is there. लेकिन फिर भी जो रॉ मैंगोज जब हम देखते हैं, जो सीधे पेड़ से कच्चे आम या जिस तरीके से हम देखते हैं, या रो बनानास, है ना, बिफोर द, राइट, क्योंकि बनानास हाँ। में आप पेस्टिसाइड्स डाल नहीं सकते, Yeah. वो सड़ जाएगा, Yeah. राइट। है ना, और रो पापायास हम देखते हैं, ग्रीन कलर के जो पापायास रहते हैं, देन वी एड सम केमिकल्स टू राइपन देम एंड दे देन कन्वर्ट फ्रॉम ग्रीन टू आवर रेगुलर ऑरेंजिश कलर. सो लाइक दीज फ्रूट्स वी कैन गो, इनमें एक्चुअली केमिकल्स की मात्रा, गुआवा डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट विच ऑल्सो रिक्वायर्ड वेरी लेस अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स. राइट, सो डेफिनेटली दिस इज द थिंग. एंड अब तो ऐसा हो गया है कि कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं है। हाँ, मतलब definitely. मैं क्या खाऊं, ये खाऊं तो भी कैंसर है, वो खाऊं तो भी कैंसर है, या फिर अलग कोई डिसीजेस है। ऐसे 3 हैक्स बताइए जो मैं अपनी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर सकती हूँ। Yeah. 3 स्ट्रॉन्ग हैक्स। So yeah, it's a very important questions and very important solution for we all of us, like how to deal, how to not having any kind of disease or any kind of cancer in our future also. So the regular balanced diet, we know that the balanced diet consists of fruits and vegetables, है ना, some cereals, some nuts, है ना, some sprouts, some veg, non-veg, all curds. So and it should be in the gap. It should be in like having a good breakfast, a timely lunch, and a dinner by the time of the sunrise, or even just around सनसेट the से sun. पहले खा लेना Yeah, चाहिए। sunset. So this is the thing. A regular diet is the one. Regular exercise. We should at least exercise for almost 45 minutes per day. Not the whole week, but at least 4 days a week. And every day, if you go for a brisk walk or running for 45 minutes, that is enough. You just have to sweat out. Yeah, we just have to remove all the toxins. What we have taken from air, from food, we have to remove them from the body. So not majorly a fast from the urine or stools. So there is other way, like sweat is the best way to remove all the toxins from your body. So if you go for running for 45 minutes or the brisk walk, then it's very good for you. Right. So balanced diet, regular exercise, and timely sleep. The sleep is very important. वो Rest. खराब हो चुकी है सबकी because of the work schedule. So the 8-hour sleep is very much essential. It should be sound sleep, no disturbance in between. You can just have a regular if you go for regular exercise, then definitely you must be having a good sleep also at the end of the day. So this is how good diet, exercise, and sleep. These are the only 3 keys for having a best physique, best body, mentally strong body. Yeah. अब कुछ मिथ्स है लोगों के, वो मैं चाहती हूँ आप बस्ट करें। मतलब आप बताइए ये सच में ऐसे ये ट्रू है, फॉल्स है, क्या है? हेयर डाई जो करते हैं अब तो हर कोई कर रहा है। मतलब नॉट ओनली पीपल हु आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट पीपल हु आर बिहाइंड द कैमरा ऑल्सो, एवरीवन इज डूइंग हेयर डाई, क्योंकि पोल्यूशन है, ग्रेइंग, हेयर ग्रेइंग काफ़ी जल्दी हो रही है, जल्दी एज में हो रही है। तो क्या हेयर डाई से कैंसर हो सकता है? Yeah, so hair dye is like one of the most important factors for having blood cancers. You know, the lymphomas, है ना, जो which develop in the from the lymphocytes, and the another is the urinary bladder cancer, the urine bag cancer, and the third most common in the female like breast cancer.
हेयर डाई की वजह से? there are lot of literatures. You can, if you go through the literatures, there are a lot of cases because of the chemicals in the hair dyes, the carcinogens. Ammonia. Yeah, so ammonia based dyes, which we usually call them, they comes under the carcinogen classification, like that nitrosamines, है ना, or diamines. So there are a lot of kind of carcinogens. तो फिर जो नो अमोनिया कलर्स है वो चलेंगे? They are really more better than the this worse kind of dyes containing ammonia. Right. Because these nitrosamines or these polyacrylic, polycyclic hydrocarbons, these phenols, they are all the derivatives of ammonia. From the ammonia only they will form. So they are really bad for health. And you know, these are all carcinogens. They directly hit our DNA. They change their genetic constitution. They lead to the formation of cancer. So they are very toxic to the body. And lastly, last question, प्लास्टिक के डिब्बे, आजकल तो सब कुछ प्लास्टिक में ही मिलता है, टेक अवे प्लास्टिक में, रीयूजेबल कुछ नहीं होता है, वन टाइम यूज प्लास्टिक होता है. तो क्या प्लास्टिक, क्योंकि गरम डिब्बा जब हम ऑफिस जाते हैं भरते हैं तब वो बंद करते हैं, एयर टाइट डिब्बा होता है, या फिर अगेन नो ब्रांड्स, बट देन जो नॉन स्पिलेबल जो डब्बा होता है वो प्लास्टिक होता है और हम गरम खाना उसमें भरते हैं. इवन होटल से आता है गरम खाना प्लास्टिक में भर के आता है. क्या इससे कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं? जी, प्लास्टिक आज के समय में प्लास्टिक इज़ वन ऑफ द ग्लोबल or one of the major cause for cancer. Why? Because previously we used to have the small cups of plastics. If you pour the boiled water or tea in that, then you have seen a layer has come up on the top of the tea. So these are all chemicals. These are all carcinogens. Plastic is the richest source of carcinogens. Plastic itself is a carcinogenic. कैसे? प्लास्टिक जब पिघलता है, जैसे बंद गर्म खाने को अपन ने बंद किया तो उसमें से जो भाप निकला उसने पार्ट्स को डिस्ट्रॉय किया. इट हैज़ इमिटेड सो मेनी ऑफ केमिकल्स इन द फूड आल्सो. तो उसमें सबसे कॉमन रहता है इनका प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स, नैनो प्लास्टिक्स या माइक्रो प्लास्टिक्स. ये माइक्रो प्लास्टिक इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि जब अपन इनको किसी भी प्लास्टिक कंटेनर से जब हम खाना खाते हैं तो पेट में जाके जब ये एब्जॉर्ब होकर बॉडी में जाते हैं तो they can go inside the body, they can travel all the way, everywhere in the body, they reach to our cells also and they go and bind to the DNA. ये इतने छोटे होते हैं कि directly they are changing the DNA composition. इन plastics में बहुत सारे heavy metals होते हैं. These heavy metals like lead, nickel, cadmium, arsenic, they are also very poisonous to us. At certain amount they will start troubling our metabolism. They are the leading factor for development of the cancer. So like most of the carcinogens, है ना, aldehydes are most common in the plastics, phenols, है ना, one of the these phytates are also more common in the plastics. So that's why we have to avoid as much as you can. We should avoid the plastic. एंड जो हम मिनरल वाटर, ये तो हुआ गर्म खाने की बात, मिनरल वाटर जो प्लास्टिक में पीते हैं, that is also the richest source of carcinogen. क्योंकि हमें मालूम नहीं है ना. वी शुड नॉट, इट्स लाइक इट्स द मार्केटिंग एवरीवेयर ना. एवरी ब्रांड्स हैज़ देयर ओन प्लास्टिक बॉटल, बट वी शुड ट्राई टू अवॉइड ड्रिंकिंग इन द प्लास्टिक बॉटल्स, वेदर इट्स हॉट और कोल्ड. They are glass already bottles mixed. are fine. Glass water is fine. You can carry your copper bottles are fine, and the thick hard plastic bottles are relatively better than these soft plastic bottles, because thick hard plastic bottles they releases less amount of the chemicals compared to these soft bottles. So sir, आज के हमारे इस एपिसोड से जितने भी लोग देखेंगे, मेडिकल स्टूडेंट्स देखेंगे, नॉर्मल लोग देखेंगे, कॉमनर्स देखेंगे, अगर एक इंसान भी स्मोक करना या फिर ड्रिंक करना या फिर प्लास्टिक यूज़ करना या जो भी हमने डिस्कस किया, हुक्का, शीशा, जंक फूड, ये अगर एक इंसान भी छोड़ देना और अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेना तो भी हम सक्सेसफुल हुए. वी कैन मेक अ बिग चेंज इन आवर सोसाइटी जस्ट बाय अवॉइडिंग
है ना, कुछ हद तक अगर हम इनका सेवन नहीं करें यानी इनसे दूर रहें तो हम लोग अपने ही बॉडी के अंदर बहुत सारे बदलाव, बिकॉज आवर बॉडी हैज़ अ गुड पावर ऑफ रीजनरेशन, है ना, अपना बॉडी में बहुत अच्छी क्षमता है कि वो किसी भी रोग से लड़ने की, लेकिन किसी भी चीज़ का सेवन बार बार करने से हम बॉडी को इतना तकलीफ़ पहुंचा देते हैं कि फिर वो जो इम्यूनिटी है ना वो असमर्थ हो जाती है। हर किसी की एक लिमिट होती है, हर बॉडी की एक लिमिट होती है। इट्स लाइक लिमिट फॉर एवरीबॉडी, द बॉडी हैज़ आल्सो इट्स ओन लिमिट, सो इन द सेम वे इट विल वर्क, बट डेफिनेटली यू आर राइट, है ना, कि अगर एक इंसान बदल दे, हमने बिग चेंज, बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर एक इंसान भी बदल जाए बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात। Thank you, doctor. Thank you so much for your valuable time and efforts to come all the way here. Thank you so much. I am also thanking you so much for inviting me for this really interactive session. I really honored for this. Thank you so much. Thank you so much. Nikita, thank you.